एक दो क्वेश्चन दे देता हूं आपको, तो अपन कंसंट्रेशन टर्म का थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ each ions present in the solution when each ions present in the solution when 80 ml of 0.1 molar BaCl2 of BaCl2 barium chloride is mixed with 40 ml of 0.4 molar, that is HCl, and 30 ml of 0.1 molar, that is barium nitrate. ये अपन को क्या, तो इसमें आपको सभी आइंस के कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताने हैं। मैंने आपसे रिवाइज करने के लिए कहा था, अगर आपने रिवाइज किया है तो 100% आपसे आंसर आएगा। तो आप मुझे कॉन्सेंट्रेशंस बता दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन कितना होगा, Cl माइनस आइन कितना होगा, H प्लस आइन कितना होगा, और नाइट्रेट आइन कितना होगा। These are the ions which are present in the solution. तो ये आपको कैलकुलेट करके बताने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। What will be the concentration? बताओ भाई, कितना बेरियम आइन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट पार्ट, वो आपको बताना। इतना टाइम डायरेक्टली बता सकते हैं अपन, तो कितना बेरियम आइन है इसमें, एक बेरियम लिखा हुआ है तो इसके मिलीमोल्स हो गए 80 × 0.1। एक बेरियम आइन इधर से भी आएगा तो 30 × 0.1, और टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 30 प्लस 110 150, क्योंकि सबको मिक्स किया ना आपने, तो टोटल वॉल्यूम मिल गई। ये बेरियम आइन। अगर अब तक आपने नहीं बताया इसका मतलब रिवाइज नहीं किया। देखो, अगर अगर वाकई आपको कुछ करना है ना, तो 12th क्लास में थोड़ा भी सीरियस रहोगे ना, तो अपन बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आंसर आया। ब्रोमीन आ गया, बेरियम आ गया, क्लोराइड आ गया। वेट कर लेता हूँ क्योंकि आंसर्स आने लगे, मतलब वो सारे के सारे वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे। अगर रिवाइज किया तो आएगा। Cl माइनस साइन इधर से ट्वाइस आएगा, मतलब 2 × 80 × 0.1, प्लस उधर HCl से एक ही आएगा तो 40 × 0.4, और डिवाइड बाय 150। तो मेरे पास ये आ गया 8 + 3 11/150,
ये आ गया अपने पास 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 4 इंटू 4 16, ये भी हो गया 32/150, ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सीएल देखो भाई 75 कैसे आ रहा सीएल का। सिर्फ ये थोड़ी अपन ने सब मिक्स किया ना एक साथ। आपने मुझे दिया कि आपने एक ही सॉल्यूशन में क्या क्या मिक्स कर दिया, बेरियम क्लोराइड, HCl और बेरियम नाइट्रेट सब मिक्स कर दिया इसी में। अगर सारे इसी में मिक्स कर दिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150। तो 150 ml में सारे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर। बताओ भाई, अब मैं H प्लस एन भी कैलकुलेट कर दूं। H प्लस एन अपने पास सिर्फ इससे आएगा 40 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 150, वो सिर्फ HCl से आ सकता है। 16/150 बिल्कुल करेक्ट है। और नाइट्रेटाइन, नाइट्रेटाइन सिर्फ इससे आएगा तो वो भी ट्वाइस आ रहा ना, तो 2 इंटू 30 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 1। देखो भाई मोल्स, मतलब अगर किसी को डाउट है तो किसका कितना कंसंट्रेशन होगा, ये मिलीमोल्स ऑफ BaCl2, जितना BaCl2 होगा उतना बेरियम आइन। ये मिलीमोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट, तो जितने बेरियम नाइट्रेट के मिलीमोल्स होंगे उतना ही बेरियम आइन उससे आएगा। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, ये टोटल मिलीमोल्स हो गया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। सबको समझ में आया? अगर कोई है तो बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, अपन कंसंट्रेशन बता सकते हैं। कंसंट्रेशन अपन सबको कैलकुलेट करना आता है। अपन ने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस किए, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे शीट में, मतलब शीट वीट सब मिला के मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो ही गया होगा, एग्जांपल एग्जांपल से। पक्का मुझे कुछ बताना है भाई, इसके मिलीमोल्स कितने थे? मिलीमोल्स होता है m इंटू वी, तो मोलारिटी 0.1 था और 80 इसके मिलीमोल्स हो गए, तो इसके मिलीमोल्स ये हो गए। इसके मिलीमोल्स कितने थे 40 इंटू पॉइंट, इसके मिलीमोल्स कितने थे, दैट इज 30 इंटू पॉइंट। अब जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतना ही बेरियम आइन का होगा, लेकिन Cl2 है ना इसमें, तो जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो बेरियम आइन बनेगा और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस है, मतलब जितने मिलीमोल्स BaCl2 के हैं Cl के डबल हो जाएंगे और बेरियम ग्रुप नहीं रहेगा। अब किसी को डाउट होगा तो वो कम से कम एक शब्द टाइप तो करेगा कि हमको डाउट है, किसी को नहीं। तो मैं आगे एक क्वेश्चन देने वाला हूं, लिखो लिखो दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट कैलकुलेट द molality and normality of 20% by mass of H2SO4 solution of density is equal to 1.2 gram per ml, of density is equal to 1.2 gram per ml। चलो भाई कैलकुलेट करो कितना आएगा। इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन किए। मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो H2SO4 का इन्फेक्टेड 2 होता है, वो आपको पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता। बताओ भाई।
जैसे ही कोई एक पार्ट आ जाए आप लिख देना उसका आंसर कि मोलालिटी आ गया, तो मुझे पता तो रहे हाँ कर रहे हो सॉल्व। सिक्स हंड्रेड बाई 49 को 12 कर दो ना, 12.05 या 12.01 ऐसे कर दो ना। 600/49 तो 600/50 कर देते हैं। मोलालिटी अपने पास आया, मतलब मेरे पास मोलालिटी का भी आंसर बताया और मोलारिटी का भी। मोलालिटी 2.55 बताया और मोलारिटी मुझे 600/5 मतलब 12.2। हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ट्वेंटी ग्राम of H2SO4 मतलब substance is present in 100 gram of solution। ये तो होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अपन मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलारिटी में अपन को क्या करना पड़ेगा, ये मोलारिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो फॉर्मूला ही है। आपने बताया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मैं लिख लेता हूं भाई, मोलालिटी विल बी इक्वल टू कितना, वेट मुझे 20 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करता हूं और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब मुझे सोल्यूशन का वेट गिवन है और सॉल्यूट का भी वेट गिवन है, तो सोल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट मेरा आंसर है। सोल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ गया, तो ये तो अपने पास 1/4 हो गया, ये अपने पास 1/250 हो, ये 250 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये 2.45 जैसे है, तो ठीक है 2.4 क्योंकि नहीं 2.55 जैसे इसलिए क्योंकि ये 98 टू ये थोड़ा छोटा है और वो थोड़ा बड़ा होगा, तो अगर ये 100 होता तो अपन 2.5 लेते, 2.55 बिल्कुल सही भाई, मोलालिटी जिसने बताया था वो सही बताया, ये होगा। अब मोलारिटी की बात करते हैं, तो मोलारिटी तो आपने बता रखा है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोल्स तो इसमें भी लिखने होते हैं, लेकिन इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना कहेंगे, ठीक है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो अगर आप मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है क्या, तो अपन कहेंगे बिल्कुल है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है क्या, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ना 1/2, तो हो गया क्वेश्चन। तो अपन क्या करेंगे, मोलारिटी विल बी इक्वल टू वेट तो अपने पास 20/98 होगा, मल्टीप्लाई बाय करते हैं क्या 1000, और वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ना अपन को, तो सोल्यूशन का वेट भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, वेट कितना 100 है और डेंसिटी कितना है अपने पास 1. लो भैया इसको हटाते हैं और इसको 200 डिवाइडेड बाय 98 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 10/12 मतलब 100/12, तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, दिस इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स,
ये 1/6 टाइम्स हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा था तो ये थोड़ा मतलब अपन कहेंगे भाई और बड़ा चाहिए अपन को ऐसे, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा मेरे पास। कितना आ रहा मोलैरिटी अपने पास? कितना आ रहा मोलैरिटी अपने पास? सर 12 ऊपर आ जाएगा। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा आ रहा है यार, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार तुम लोग चेक कर लेना। ये तो कैंसिल हो गया तो ये तो सीधा 12 हो गया भाई। अब अपने पास ये तो 12 हो गया, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ हैं, क्योंकि फिर गड़बड़ ना हो जाए कुछ। नहीं तो तुम लोग कहोगे सब गड़बड़ कर दिया आपने। 12 ऊपर ये तो 12 ऊपर हो जाएगा तो ठीक है। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना तो बचा ही अपने पास। 98 अपन फिर से लिख लेते हैं ऐसे। तो अभी तो ठीक है। 20 तो 20 अपने पास मोलारिटी है। वेट था 20 और मॉलिक्यूलर वेट हो गया ये। और अपने पास 1000 और डेंसिटी अपन को वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय अपने पास 1.2 डेंसिटी गिवन था। तो अपन क्या करेंगे इसको, ये 12 कर दिया ना तो 20 आ जाएगा आपको। लो भाई आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं अपन को क्या, ये ऑलमोस्ट 1/5 हो जाएगा। ये 5 2 जा 10 कर लेते हैं और 4 5 के आसपास या 4 कर लेते हैं। 4 5 के आसपास कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा था। तो अपन 4 ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है जाने दो। तो अराउंड 2.4 आ गया। तो ठीक है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अपन को पता है H2SO4 का, सो 2.4 इंटू 2 कर देते हैं, 4.8 अपना आंसर आ जाएगा। ले भाई अपना चलेगा, मतलब राउंड ऑफ करके थोड़ा कर लिया अपन। तो दैट इज द आंसर। ठीक है चलो भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखो आप बताओगे मुझे क्वेश्चन। अब इसको भी मैंने ही बताया एक तरीके से, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे काफी देर तक, तो चुप रहते हो। फटाफट थोड़ा अटेम्प्ट करो ना। चलो दूसरा क्वेश्चन। अ 6.9 मोलर लिखो। मैं अब एक डिक्टेट कर देता हूं क्वेश्चन। अ 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। A 6.9 molar solution of KOH is dissolved in water, is dissolved in water, is dissolved in water, वो अपन को पता है, is dissolved in water, has 30% by weight, has 30% by weight, has 30% by weight. Calculate the density of solution. Calculate the density of solution. Solution का density बता. Calculate the density of solution. Calculate the density of solution. Solution KOH का है potassium hydroxide. Solution is of KOH, that is potassium hydroxide. Solution is of KOH, that is potassium hydroxide. थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हो तुम लोग, इतना टाइम नहीं लगा।
0.292 ग्राम पर ml आ रहा है। देखो भाई एक आंसर आया अपने पास 1.288। भाई देखो दूसरा आंसर आया 1.288, तो इसका मतलब है कि दोनों एक बार आंसर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है 1.28 इज करेक्ट वन। एक बार चेक करो बेटा, कुछ मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा। 1.288 दूसरा भी आया, इसलिए 0.92 वाला कैलकुलेशन में चेक करेगा। फिर अपन को मोलारिटी क्यों बना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000, और डेंसिटी की बात कर रहा है तो अपन को पता है वेट परसेंट की बात करेगा तो अपन डेंसिटी में क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन क्या करते हैं, वेट परसेंट के लिए यहाँ और यहाँ ना ये 100 हो जाएगा, और 100 में कितना ग्राम दे रखा है, ये अपन को 30 दे रखा है क्योंकि 30%, और ये अपन को 100 दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट अपन को पता है, तो मॉलिक्यूलर मोलारिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा और 10 बचेगा, क्योंकि अगर ये 100 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको 10 ND जैसे भी बोल सकता हूँ। चलो देख लेते हैं, n इज नंबर ऑफ मोल्स, 30/98 हो गया। डेंसिटी अपन को कैलकुलेट करना है, ये 6.9 आपने दे रखा है और 10 आपने दे रखा है, ये लो भाई अपना आंसर। तो कैलकुलेट कर लेंगे, राइट ना। सो दिस विल बी 300 बाय, डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो अपन इसको 300/98 कर लेते हैं। So D will be equal to, that is 6.9 into 98 divided by 300, ये। तो अगर अपन चेक करें तो 3 into 100 कर देते हैं इसको, तो 3 ये हो जाएगा अपने पास 2.3 ना, है ना, 2.3 हो जाएगा ना अपने पास। देखो भाई कोई डाउट है तो अच्छा KOH, अरे KOH का मॉलिक्यूलर मास तो 50 कितना 58 है क्या है, KOH था ना इस बार तो अपने पास। मैं सोच रहा हूँ मेरा आंसर तो अलग ही आ रहा है, और दिमाग में सिर्फ H2SO हो रही है, तो KOH था। 39 + 17 कितना होगा, 56 ना। हाँ 56। लो भाई अपना आंसर, ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कुछ ऐसे होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, ठीक है 1.22 1.288 आ रहा है। लो भाई अपना ग्राम पर ml डेंसिटी, बड़ा अच्छा हो गया। तो आंसर अपन को पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास अपन चेक कर लेंगे, 56 होगा मॉलिक्यूलर मास। अपन क्या, तो आपको परसेंटेज बाय वेट भी अगर कभी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो अपन ना परसेंटेज बाय वेट, देखो अपन को ऐसे पता चल जाएगा, मतलब ये कैलकुलेट करना है, इसको 100 ले लेना है, तो परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट कर दूंगा कि कितना परसेंट बाय वेट है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हुए हैं, अगर तुम लोग रिवाइज कर लो उससे कंसंट्रेशन टर्म्स को, तो अपन को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो कंसंट्रेशन टर्म में अपन को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और डीपीपी में भी काफी क्वेश्चन मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म में। मतलब जितना क्लास में मैंने कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन करवाए ना लास्ट टाइम, आप बस उसको भी करोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको काफी क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन आप मतलब सॉल्व जरूर करो। अब मैं ये सोच लेता हूँ कि तुम लोग सॉल्व करोगे, तो मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। अब कंसंट्रेशन से पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, पढ़ रहे थे ना। अब भाई ये बताओ कंसंट्रेशन में और क्वेश्चन कर रहे हैं या चलेगा बस इतना, मतलब फिर तुम लोग रिवाइज कर लोगे या और क्वेश्चन दो। आपकी मर्जी, तो कुछ बोलो तो। पीपीएम से रिलेटेड, ठीक है भाई, पीपीएम से रिलेटेड सपोज मेरे पास गिवन है ना, अगर अपन को पीपीएम से रिलेटेड कैलकुलेट करना है, तो पीपीएम से रिलेटेड मैंने बता ही दिया था आपको भी कैसे अपन को कैलकुलेट करना है पीपीएम से, है ना। पीपीएम से रिलेटेड मतलब आपको सीधा सीधा है, अगर पीपीएम किसी का एक्स पीपीएम अपन को कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा था
वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो गया। तो मैं क्या दे दूंगा आपको, मैं वेट ऑफ सोल्यूट दे देता हूँ, आपसे वेट ऑफ सोल्यूशन पूछ लो और उसको पीपीएम में कैलकुलेट करो। हो सकता है मैं वेट ऑफ सोल्यूशन को ऐसे पूछ लूं, हो सकता है अपन एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई ठीक है सर आपने फ्रैक्शन लिख के बता दिया मुझे, चलो ठीक है। हो सकता है अपन से ऐसे कर लें कि मोलालिटी गिवन है, अपन को नंबर ऑफ मोल्स तो पता होता है कितना होता है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अभी भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह अपन को क्या मिल सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी देके नंबर ऑफ मोल्स देके मोल्स डायरेक्टली दे दूंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मुझे करना पड़ा तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना कैलकुलेशन का, क्योंकि वेट यहां से पता चली जाएगा, सोल्यूशन मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में। मैं किसी एक पार्ट को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां से अपन कैलकुलेट क्या करना चाहेंगे, या तो मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करवा लो आप, या फिर वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट। तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से कुछ क्वेश्चंस अगर वो कोरिलेट करते हैं तो अपन कर लेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। solubility of gases in liquids। अब कुछ स्टूडेंट अपन से बोल रहे हैं कि भाई उनके यहाँ पावर कट हो गया। अगर पावर कट हो गया तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना, अपने पास मतलब 2 बैचेस है ना, तो परमिशन लेके अपन दूसरे बैच में भी अटेंड कर सकते हैं। मतलब पावर कट हो गया या आप पहले से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात है, अगर अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें, अगेन हम प्योरली मतलब अब कंसेप्ट पे आ गए, वो कंसंट्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, अब नया पार्ट सीख लें। अगर मुझे किसी लिक्विड में, अच्छा लिक्विड अपन ना मोस्टली वाटर ले लिया करेंगे, क्योंकि हम लोग वाटर से काफी फेमिलियर है, इसलिए अपन मोस्टली वाटर रखा करें। अगर मान लो मुझे, मेरे पास वाटर गिवन है और इसमें मुझे गैस को डिजोल्व करना, गैस को डिजोल्व वाटर, तो मैं सोचूंगा यार मैं क्या करूं जिससे कि वाटर इसमें ज्यादा डिजोल्व हो जाए। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, आप ना एक इधर लो गैस, और ये सपोज करते अपन पानी भरा हुआ है, कोई भी गैस ले लेते हैं, O2 गैस ले, और आप क्या करो, पिस्टन से इसको कंप्रेस करो, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे ये गैस उतना ज्यादा इसमें डिजोल्व होगा। ओके, क्योंकि जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा ना गैस पे तो वो पानी के अंदर भी जाएगा। अच्छा, तो ये तो गैस है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर भी कम करो, टेम्परेचर कम करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो बेचारा वैसे ही धीरे 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 सॉल्वेंट में आना शुरू। अच्छा, तो आपका मतलब है कि अगर मुझे किसी गैस को सॉल्युबिलिटी, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है लिक्विड में, तो मैं सॉल्युबिलिटी अगर एस ले लेता हूं तो मुझे प्रेशर बढ़ा देना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर मुझे अगर टेम्परेचर से बात करना है तो मुझे टेम्परेचर कम कर लेना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों को भी चेंज करना है तो दोनों चेंज कर लो, हमें क्या कहूं। अगर मैं कहूंगा दोनों चेंज करूं तो दोनों चेंज करो, टी बाई टी कर दो, मुझे क्या करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय डेफिनेशन मैं ये बोल सकता हूं कि the solubility of gas will be directly proportional to the pressure of gas
present above the liquid surface. इस पे आप जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस उसमें डिजॉल्व। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी के लिए मैं सिर्फ इन दोनों से ही चेक करूंगा, इन लिक्विड। अगर लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी मुझे चेक करनी है तो मैं ऐसे चेक। solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above liquid surface. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, S is directly proportional to P, मतलब मैं लिख सकता हूं therefore S1 upon P1 is equal to S2 upon P2 at constant temperature. अगर मुझे गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो मुझे प्रेशर बढ़ाना होगा। अच्छा, तो इसलिए मतलब ऐसे होता है, आप मास भी बोल सकते हो, मास ऑफ गैस डिसॉल्व है, मास भी बोल सकते हो, और मास ऑफ गैस डिसॉल्व directly proportional to the pressure above the liquid surface. ऐसे भी बोल सकता हूँ, मतलब मैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं m1 अपॉन p1 इज इक्वल टू m2 अपॉन p2 भी कर सकता हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ। तो कितना कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो भाई मैंने प्रेशर अप्लाई किया था 1 एटमॉस्फेयर, कितना डिसॉल्व हुआ, तो अब बताओ अगर 2 एटमॉस्फेयर होगा तो कितना डिसॉल्व होगा, डायरेक्टली लिख सकता है। वो बने डिसॉल्व। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा किसी भी गैस को अगर डिसॉल्व करना है किसी भी लिक्विड में, तो मैं लिक्विड के सरफेस के अबव जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसका मतलब है जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, मीठे पानी में हाई प्रेशर पे CO2 डिसॉल्व करते हैं, वैसे तो बनते हैं। जब अपन कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को खोलते हैं तो एकदम से एस्केप करता है, और थोड़ा सा गर्म है अगर तो थोड़ा सा शेक करके उसको ओपन करोगे तो उसी को कहते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। देखा हुआ है, व्हाट इज ब्रिस्क एफर्वेसेंस। और इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपन अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि क्या ना हो, उसमें उसका गैस सारा कलेक्ट होकर ऊपर ना आ जाए, वो नेक के ऊपर जो खाली जगह होती है वहां ना आ जाए, खोलेगी तो सारा गैस निकल गया ना, फिर वो किसी काम का। कांच के बोतल को इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखना कंपलसरी है, तभी तो प्लास्टिक का बोतल यूज किया उन्होंने, क्योंकि कांच का बोतल तो अगर रेफ्रिजरेटर में अगर अपन को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो भी रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सारा गैस इसके करके ऊपर आएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो गैस एक्सपैंड होने की वजह से बोतल टूट जाएगा। कांच का बोतल टूट जाता था, इसलिए उन्होंने अब चेंज कर ओके। तो अपन कोल्ड ड्रिंक्स को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा रहेगी। इसलिए जब अपन बहुत ठंडा बॉटल बाहर निकालते हैं ना, फिर उसके नॉब को ओपन करो तो बहुत ज्यादा गैस स्किप नहीं करता, कम करता। ओके, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर, वैसे भी टेम्परेचर हाई होगा तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्केपिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो स्किप करेगी। एंड दैट वाज द रीजन, अपन अपन को एक बात पता है, कभी कभी अपन ने सुना ना ऐसे कि इंग्लिश चैनल किसी बच्चे ने स्विम करके एक तरफ से दूसरी तरफ इंग्लैंड चला गया, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ, तो क्या उससे शार्क वगैरह नहीं खाते, खाएंगे?
अपन ने कभी सुना सुना कि मतलब सऊदी अरेबिया में कभी ऐसे शार्क अटैक हुआ? नहीं। अमेरिका में कोई बात नहीं, शार्क वाली मूवीज ही वही बनती है अमेरिका में, सऊदी में तो बनती भी नहीं। द रीजन, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां ऑक्सीजन ज्यादा डिजर्व होगा, और एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो प्लैंकटन हो चाहे वो कुछ भी हो, ऑक्सीजन चाहिए उसको। ऑक्सीजन चाहिए तो जहां टेम्परेचर कम होगा वहां ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व ज्यादा होगा। सऊदीज में तो, मिडिल ईस्ट में तो पूरा गर्म होता है ना वहाँ, तो वहाँ शार्क जाएंगे ही क्यों? वहां तो जितना ऑक्सीजन पानी में होगा सब एस्केप कर जाता है, पानी होता ही नहीं, और इसलिए वो बच्चे मतलब स्विम करके चले जाता है, या कोई भी स्विमर को पता होता है कि कहाँ पर वार्म करंट है, जहां वार्म करंट होगा वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई फिश वगैरह नहीं होगा। जहां कोल्ड करंट होगा वहां ऑक्सीजन डिजॉल्व ज्यादा होगा, तो वहां फिश भी बहुत ज्यादा। दीज आर द कॉमन एग्जांपल, अपन उससे बता सकते हैं कि हाँ ये तो हमें पहले से पता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कैसे पता। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ने प्रेशर लिखा तो अपन इसको S इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो अपन ST अपॉन P कर लेते हैं, ऐसे S1 T1 P1 इज इक्वल टू S2 T2 P2 भी कर, अगर आप दोनों चेंज करोगे तो। ठीक है, अब इसको देख के, ये तो अपन को पहले से पता है, ये तो एक्सपेरिमेंट्स है, ये तो अपन ने कितने एग्जांपल दे दिए मैंने एक्सपेरिमेंट के। इसको देख के हेनरी ने अपन को एक लॉ दे दिया, हेनरी ने अपन को इसको देख के एक लॉ दे दिया। हेनरी को तुम जानते होगे सब लोग, मैं भी जानता हूँ, ओस्टवाल्ड को भी जानता हूँ। ठीक है, देखा तुम लोगों ने ओस्टवाल्ड ऑक्टोपस, उसको भी जानता हूँ मैं तो। चलो हेनरी ने एक, ठीक है, चलो नहीं जानते, अच्छा कौन है ये? मानस नहीं जानता, अच्छा ये देखता नहीं होगा, है ना? ऐसे कैसे होता है, तुम लोग कार्टून नहीं देखते हैं? हैं? सारे कार्टून कार्टून देखते हैं, मेरा मतलब है कार्टून सारे लोग कार्टून देखते हैं। चलो ठीक है, राइट ना, नहीं देखते? अरे यार मैं तो बहुत कार्टून देखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ठीक है, अब अपन, अच्छा सिंचन देखते हो? हाँ सिंचन तो कंपल्सरी है, वो तो मैं भी बहुत देखता हूँ। चलो तो अपन क्या करेंगे, हेनरीज लॉ, हेनरी ने अपन को एक लॉ दे दिया, उसने क्या बोला कि अगर किसी गैस का सॉलिबिलिटी हमें चाहिए, मतलब जो गैस प्रेजेंट होगा इनसाइड द लिक्विड, तो वो प्रोपोर्शनल होगा इसके पार्शियल प्रेशर से, मतलब लिक्विड के अबव कितना पार्शियल प्रेशर है वो डिसाइड करेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना होगा इसमें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट, राइट ना? तो अपन उसने कहा कि भाई जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है ना इसके अंदर गैस का, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, the partial pressure of any gas, Henry according to him, at constant temperature, the partial pressure, the mole fraction of any gas, mole fraction of any gas, mole fraction of any gas present in, nice got it, present in the solution, in the solution will be directly proportional to, will be directly proportional to, ठीक है ना, proportional to
द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas above liquid surface, above solution. जितना यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन होगा। ज्यादा पार्शियल प्रेशर ज्यादा डिसॉल्व होगा, ज्यादा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये जनरल वाला पार्ट में हटा रहा हूं, है ना। बिल्कुल क्वेश्चंस जो है जनरल से भी आते हैं और हेनरीज लॉ से भी आते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर अपन इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, जो हेनरीज लॉ में अपन ने पढ़ा तो उसके हिसाब से उसने कहा कि partial pressure of any gas directly proportional, so mole fraction of any gas will be directly proportional to partial pressure of gas. ये उसने आपको बताया, वो डेफिनेशन थी हेनरीज की। ये डेफिनेशन थी कि partial pressure of any gas will be directly proportional to the mole fraction of gas, ये उसका डेफिनेशन था। ठीक है, तो अपन कहेंगे ये हेनरीज, ये डेफिनेशन भी स्कूल में भी आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई में ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू के इनटू पार्शियल प्रेशर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 1/k इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू kh इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। दिस इज द equation given by Henry, where kh is Henry's constant, where kh is Henry constant and depends on nature of gas and temperature. जो हेनरी कांस्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस। सभी गैसेस के लिए अलग अलग हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होगा। सो इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस कि कौन से गैस की बात कर रहे हैं अपन, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वो कैसे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, वो रेशियो होता है। तो फिर प्रेशर का यूनिट तो मुझे लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब है हेनरी कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, वही सर। Unit of kh is same as unit of P of pressure of gas, तो वही है। ठीक है, ओके। अब अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मान लो ये वैल्यू 10 है, मान लेते हैं पर एक समझने के लिए बस, तो गैस तो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में और लिक्विड में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। मैं बात कर रहा हूं जैसे O2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत कम डिसॉल्व होगा। It will be like that 1.2 into 10 की पावर -5 ग्राम पर लीटर, इस टाइप से। तो काफी कम डिसॉल्व होता है। अगर काफी कम डिसॉल्व होता है इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे तो जो भी है मुझे ये पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 10 लाख। अब अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब है कि गैस सॉल्यूशन में कम प्रेजेंट। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 10 लिखना है। अगर इसका वैल्यू, जिस गैस के लिए इसका वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनसाइड द सॉल्यूशन कम होगा। इसका मतलब है कि अगर KH बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन कम होगा। ओके, मतलब KH solubility is inversely proportional to KH, मतलब जिसके लिए KH बड़ा होगा उसकी solubility कम होगी। Solubility is inversely proportional to value of KH। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं फिर तो, जिसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा। KH बढ़ेगा क्योंकि solubility कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ता होगा क्योंकि solubility कम होती है। ठीक है,
वो मतलब जो भी है, मुझे ये पता चल गया कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मुझे प्रेशर के बराबर लाना है, और अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH, और मोल फ्रैक्शन अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन लिखा था, मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं, ये अपन को पता है। ठीक है, दिस इज हेनरीज लॉ। अपन लिखेंगे भाई, एक बात ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल if the gas reacts with if gas reacts with solvent with solvent, मतलब अपन ऐसे नहीं कर सकते, CO2 NH3 SO2, इसके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि CO2 को पानी में डालोगे H2CO3 बन जाएगा, तो काफी ज्यादा सॉल्वेंट होगा। NH3 को पानी में डालोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब अगर कोई गैस केमिकली रिएक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ तो उसके लिए एप्लीकेबल, या कोई गैस कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन में कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, वो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि गैस को सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो कम हो जाए, वो हमको ध्यान देना। फिर एक होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गैस सारा एस्केप कर जाएगा, मोल फ्रैक्शन नेग्लिजिबल है। प्रेशर भी अगर बहुत कम होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल at low pressure and high temperature, at high temperature, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी है तब भी अपन को, दोनों है तब तो होगा ही नहीं, एक भी है तो भी नहीं, लाइक दैट। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं भाई, चलो मेरे पास एक एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ठीक है, मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट है, ठीक है, इन 1 liter of water, per liter of water at 27 degrees centigrade, if the Henry constant, pH, if the Henry constant pH of N2 is, वैसे 78 होता है, अपन 80 ले लेते हैं, is 80 atmosphere, right? The partial pressure of N2 is, pressure of N2 above the liquid surface is of N2 is 2 atmosphere, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, है तो हमारे पास, इसको हटा देता हूँ, पार्शियल प्रेशर मुझे गिवन है N2 का, दैट इज 2, KH मुझे गिवन है 80, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.56 है। तो ठीक है, विल कैलकुलेट दैट N2 कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा, इधर ले लेते हैं अपन, ये 40 आ गया अपने पास, तो मैं इसको लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो इधर लिखते हैं अपन, दैट इज, पहले अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं। So 1 will be equal to 40 N2 divided by, we'll read that 18 N2
प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 80, ऐसे लिख लेंगे। वैसे अगर अपन देखें तो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 55.56 है। अगर ये वैल्यू 55.56 है तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है इसके कंपेयर, अपन इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 18n2 अपने पास गिवन है, 18n2 प्लस 1000 will be equal to 40n2, 40 into 18 है ना, n2 आ जाएगा। चलो भाई n2 देख लो कितना है अपने पास, कैलकुलेट करो जरा कितना है अपने पास n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n2 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n2 कितना है अपने पास, सर तो उधर एलसीएम लिया ना तो 18 एलएचएस में जाएगा ना? अपन ने ऐसे किया ना, ऊपर नहीं जाएगा, नहीं है ना, अपन ने लिखा तो अच्छा ऊपर में सर। कुछ है, ठीक है। हाँ देख ठीक है यार, सर। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ ना, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम लोग बताते हो तो मुझे लगता है अच्छा कुछ गलती कर दी होगी, देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार एकदम क्लियरिटी से अपन को कॉन्सेप्ट पता चलता है बस, तो अपन को कहीं कोई वैसा नहीं है, थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से अपन करो कितना आया जल्दी से। आगे 25.64, 5.64, 1.29 ये चलेगा, 1.2 ये ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 720 ना, 18 into 4 72, सो 720 और माइनस करेंगे तो 702, सो 1000 डिवाइड बाय 702 आ रहा है मेरा, तो 1000 डिवाइड बाय 702 कितना है बताओ। सर 1.4 के आसपास है। बिल्कुल ठीक है, ये ले भैया 1.4, मैं इसको हटा रहा हूँ अब, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। ओ क्वेश्चन भी, हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो तो गया, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, समझ में आया ना, ठीक है। चल फिर मैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे लिए। The air has a composition of 20% O2 and 80% of अच्छा, उस टाइप के क्वेश्चन को भी मिल सकते हैं क्योंकि मास मतलब सॉल्युबिलिटी गिवन है और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, बताओ प्रेशर अगर 4 एटमॉस्फेयर होगा तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, उस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो भी मिलता है। और मैंने मास से भी बताया है आपको, अपन को पता है सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट हो जाएगा, इसलिए मैंने मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी लिखा, तो वो रेशियो वाले क्वेश्चन से अपन फटाफट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैं पूछ, composition of the air has a composition of this. If the partial pressure of air above the solution, if the partial pressure pressure of air, if the pressure of air above the solution is 10 atmosphere, calculate the moles of O2 present in the solution if the KH for O2 is
100 at given temperature. ये मुझे क्या करें? एक क्वेश्चन, एक आंसर तो आ गया अपने पास। और वो आंसर सही है। इतना टाइम थोड़ी लगेगा, 1.12 1.13 चलेगा, 0.02 नहीं चलेगा। ये 10 एटमॉस्फेयर है ना, इसमें 20% O2 है और 80% N2 है। हमें तो KH O2 के लिए गिवन है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH फॉर O2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो अपन को गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, तो टोटल प्रेशर में 20% मतलब 2 एटमॉस्फेयर, इसके लिए ये 100 गिवन था, प्लस ये मुझे गिवन था दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस 100 बाय 18 अपन को कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कर दिया अपन ने, तो 50 हो गया, ये 100 था, है ना। तो ये 50 आ गया अपने पास, तो 1 विल बी इक्वल टू 50 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस 18 O2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। बोलो भाई, सबसे आएगा ना क्वेश्चन। अब इसको इधर ले आते हैं, तो 18 NO2 प्लस 1000 विल बी इक्वल टू, ये कितना है, 900, है ना। तो ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं तो 882 हो जाएगा, तो 1000 ना, तो NO42 आ गया अपने पास, 1000 डिवाइडेड बाय 8, 1.13, मेरे ख्याल से ये आंसर। बताओ भाई, सबको समझ में आया, है ना। ऑब्वियसली अगर अपन को
सॉल्यूशन गिवन है और वॉल्यूम अपन को गिवन नहीं है, तो ऑलवेज अज्यूम वाटर इज प्रेजेंट देयर एंड इट इज 1 लीटर ऑफ वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अपन को वही कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लो भाई, अब बताओ किसी को डाउट है तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो तो मतलब 1 लीटर था ना H2O, अगर कुछ गिवन नहीं है तो वही तो पूछ रहा है वो। 1 लीटर ऑफ H2O है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लिखो, वेट 1000 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है। लो, ये था अपना हेनरी। ठीक है, अब हेनरीज को देख के अपन को, राइट ना, हेनरीज को देख के अपन को अब दूसरे सेंटेंस में अपना लॉ बनाया एंड देन वी हैव टू स्टडी द राउल्स लॉ। तो अपन क्या करेंगे, राउल्स लॉ से पहले एक बार अपन समझ लेते हैं वेपर प्रेशर, उसकी जरूरत है और अपन ने वेपर प्रेशर पहले समझ रखा है अच्छे से। मैं वेपर प्रेशर की बात, गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ में मैंने काफी टाइम लगाया था, आपको अच्छे से पता है, और अपन ने वेपर प्रेशर काफी पढ़ा था। वेपर प्रेशर क्या होता है तो अपन ने पढ़ा था भाई, अगर हमारे पास क्लोज्ड वेसल में लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर ले लेते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T केल्विन यहां से इसके मतलब वेपर्स एस्केप करेंगे तो यहां पर वेपर बनेगा। ये वेपर, ये लिक्विड है और वो वेपर है, और यहां पर लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम बनेगा। अब इसमें अपन ऐसे वो लगा सकते हैं, मतलब ऐसे मैनोमीटर लगा लो, क्लोज वेसल मैनोमीटर, और जब आप नॉब को ओपन करोगे तो अपन को पता है कितना प्रेशर जनरेट हुआ, वो मैनोमीटर से पता है। ठीक है ना, तो वो अपन को पता है। तो वेपर प्रेशर का अपन ने डेफिनेशन लिखा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure generated by, the pressure exerted by vapors present above the liquid surface, present above the liquid surface when there is a liquid vapor equilibrium, when there is liquid vapor equilibrium is called vapor pressure। ये अपन ने लिखा, और टेम्परेचर के अलावा वेपर प्रेशर, और मतलब जैसे अगर अपन को पता है कि भाई अपन ये बोरवेल पिस्टन टाइप का ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था, ऐसा कुछ क्या, ये सब पढ़ा हुआ है कि आप कंप्रेस करोगे तब भी इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, आप एक्सपेंड करोगे तो भी इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप कंप्रेस करोगे तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, वो अपन ने लिखा है। फॉर वाटर वो अपन को पता है कि भाई फॉर वाटर द वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था अपन ने 17.8 mm ऑफ मर्करी, 25 पे 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और मतलब ज्यादा नहीं लिखते अपन, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ने लिखा था दैट इज 320 मिलीमीटर ऑफ 380 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन से या कंप्रेशन से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, वो चेंज नहीं है।
तो वेपर प्रेशर वहां पर मैंने लिखा भी था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e to the power of minus delta h of vaporization divided by r. अपन ऐसे r is a gas constant. वेपर प्रेशर जो होता है वो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अगर अपन को गिवन है तो वी आर एबल टू राइट लाइक दैट वेयर r is a gas constant, t is the temperature. उससे अपन कैलकुलेट वो इसको देख के अपन को समझ में आ रहा है कि भाई वेपर प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो 5 डिग्री में बहुत कम चेंज हुआ, इधर से इधर आया तो ठीक है 380 आया, लेकिन इधर तो 10 डिग्री में डबल हो गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता होगा। एक टाइम तक तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता होगा। वो देख के पता चल रहा है, इसलिए अपन ने ये e टू द पावर ऑफ लिखा, एक्सपोनेंट में लिखा। राइट, तो अपन ऐसे बता सकते तो 40 लिखा है, मतलब 40 क्या लिखा है, 40 कहां पर 40 लिखा है, मतलब टेम्परेचर कहाँ है 40 कहां पर है, 40 कहाँ लिखा हुआ है, 25 के नीचे 90 लिखा हुआ है, 90। ठीक है, तो अपन वेपर प्रेशर बता सकते हैं इससे। ठीक है भाई, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो पता चल गया। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एक्सपोनेंशियल होता है, इंक्रीज होता है। तो ये वाला पार्ट अपन ने डाल्टन्स लॉ में बहुत डिस्कस किया। इसको अगर कंप्रेस करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इन द वेपर फेज डिक्रीज हो जाएगा और वाटर लिक्विड के मोल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है ना, H2O liquid, H2O vapors, Kp will be equal to partial pressure of H2O. इतना टेम्परेचर पे Kp is 17.8, इतना टेम्परेचर पे Kp is 10, और Kp सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बाकी किसी फैक्टर से चेंज नहीं। Kp सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, बाकी किसी फैक्टर से चेंज नहीं हो सकता। ये अपन को पता है, ये अपन ने लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन ने वेपर प्रेशर का मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है। और क्वेश्चन भी किया कि एक कंटेनर ले लिया, उसमें थोड़ा वाटर है, दूसरा गैस भी है, दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लो, तो बताओ मतलब व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर। अगर वॉल्यूम हाफ कर दिया तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा। तो अपन ने कहा था अच्छा वॉल्यूम हाफ कर दिया तो जो गैस है उसका प्रेशर डबल कर लो, लेकिन वाटर का प्रेशर उतना ही रहेगा क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम। इस टाइप के क्वेश्चन किया डन। अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें फॉर वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो अपन बोल सकते हैं भाई टेम्परेचर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेपर प्रेशर है ना। So vapor pressure will be directly proportional to the volatile nature of liquids. मतलब जो लिक्विड जल्दी उड़ता है मतलब वेपराइज होता है, जैसे पेट्रोल और पानी है। तो अपन को पता है पेट्रोल जल्दी उड़ेगा। अगर पेट्रोल को ऐसे ओपन वेसल में रख दिया जाए तो पानी के कंपैरिजन में पेट्रोल ज्यादा उड़ेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वो ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा वॉलेटाइल क्यों होता है? बिकॉज उनके पार्टिकल्स में कम अट्रैक्शन होता है। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसके पार्टिकल में कम अट्रैक्शन होगा ऑब्वियस सी बात है उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वो वेपर भी ज्यादा बनाते हैं। सो एग्जांपल के लिए अपन लिख सकते हैं कि भाई C2H5OH है तो ये अल्कोहल होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O से। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, या फिर अपन बता सकते हैं भाई पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वाटर से, इवन इससे, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो अपन को पता है, लेकिन इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करोगी इससे।
अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर कभी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स of pure solvent is independent of surface area of liquid exposed and amount। मेरा मतलब है इसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे मेरे पास एक ऐसे वेसल है, एक मेरे पास ऐसे वेसल ऐसे, और इसमें H2O प्रेजेंट है, और एक वेसल मेरे पास ऐसे है और इसमें भी मेरे पास H2O प्रेजेंट है, दोनों प्योर लिक्विड्स हैं। तो 17.8 मिलीमीटर ऑफ Hg इनका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा। इसका भी और इसका भी, इधर जो वेपर्स होंगे दोनों के वेपर प्रेशर एक जैसे होंगे, एट 20 डिग्री से। अगर दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज है, इसका सरफेस एरिया कम एक्सपोज है, इसका अमाउंट कम है, उसका अमाउंट ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं। तो अगर ज्यादा एक्सपोज, जैसे अपन एक बकेट में रख ले पानी को और एक ग्लास में रख ले पानी को, दोनों को कवर करके रखो, दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा होगा। बकेट में पानी का सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा, पानी का कम एक्सपोज होगा, लेकिन ऊपर थोड़ा। सो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे अपने का भाई लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के लिए कभी कोई मतलब डिपेंडेंस नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ solvent decreases, solvent decreases on addition of non-volatile solute, on addition of non-volatile solute। अब वो तो हो गई, ये तो अपन को पता है। ये एक्सपोज्ड एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड था, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड लिखा हुआ। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, मतलब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब नमक को डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वो तो अपन को पहले से पता है, वो तो छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं। The rate of evaporation of sea water is less than river water। क्यों? क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं। छोटे क्लास क्या, आपने तो पढ़ाया ना पहले भी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था आपने। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ गैस। ये तो अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और रेट ऑफ गैस के लिए भी तो अपन ने पढ़ा हुआ है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द गैस ना। ये भी तो ग्राम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये तो छोटे क्लासेस में अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। सी वाटर कम इवेपोरेट होता है रिवर वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए रिवर वाटर जो होता है, रिवर मतलब ड्राई हो जाते हैं इजीली, सी नहीं होता है। सी तो बहुत बड़ा है, वैसे भी नहीं होगा, लेकिन रिवर वाटर ड्राई जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनका इवेपोरेशन ज्यादा होता है। सॉफ्ट वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू।
ठीक है, तो अब अपन कहेंगे नॉन वोलेटाइल पत्थर डाल दो, नमक क्या, पत्थर डाल दो, डेंसिटी बढ़ाना हमें तो डेंसिटी से मतलब है। छोटे क्रश करके मिट्टी डाल दो, डेंसिटी बढ़ा दो बस। नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल क्या देते, कोई भी सॉलिड डाल दो। अच्छा, पत्थर डालने से भी ऐसा हो जाएगा? हाँ, तो मैंने कहा ना डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाना हो जाएगा। तो हमें तो पार्टिकल से मतलब था, अगर वो आप डालते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, वेपर प्रेशर समझ में आ गया हमें क्या। अब अपन डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ, क्योंकि ये वेपर प्रेशर वाला पार्ट तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, पहले भी मैंने आपको बता रखा था काफी कुछ, इसमें क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखे हैं। अब अपन राउल्स लॉ की बात, ठीक है। अब राउल्स लॉ की बात करेंगे अपन। राउल्स, हाँ? अब इसने राउल्स लॉ ने क्या किया, इसने अपन को, जैसे अपन ने हेनरीज ने अपन को गैसेस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को बताया सॉल्वेंट में, वैसे वेपर प्रेशर के बारे में हमको राउल्स लॉ ने काफी कुछ बताया था। तो अपन राउल्स के बारे में करते हैं। एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ। अच्छा, टाइम तो अपने पास 2 ही मिनट बचा हुआ है, फिर तो राउल्स लॉ नहीं हो पाएगा, और राउल्स लॉ तो अपन को काफी धीरे भी पढ़ना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपके पास होमवर्क है, अपन यही रुकेंगे। अपन होमवर्क है आपके पास डीपीपी 11th का, फिजिकल और ओसी 2 डीपीपी का। उसी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें वही पूछेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, इस टाइप से ही पूछेंगे। AP2 वाले रुक जाएंगे और AP1 वाले सारे डाउट्स करेंगे, मतलब ये डीपीपीस करेंगे। 11th वाला डीपीपी बी वाला है, फिजिकल का बी वाला डीपीपी, और ओसी का भी, मतलब अभी ये तो शुरू भी नहीं किया था अपन ने, इसको ए करना है, ए वाला डीपीपी ऑफ ओसी। और जो AP2 वाले बच्चे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा मतलब डीपीपी डिस्कशन, मैं नेक्स्ट क्लास तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं डीपीपी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अपन थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए अपन थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अपन को एंट्रोपी का किसी ने मतलब बोला था ना कि एंट्रोपी के सेकंड लॉ में थोड़ा मतलब सॉल्व करने के लिए एक बार आप बताओ कैसे सॉल्व करना है, तो अपन वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मो का सेकंड और थर्ड लॉ डिस्कस करूंगा। और थर्मो सोल्यूशन का शीट मिल गया तुम लोगों को? सोल्यूशन का शीट मिल गया? नहीं ना, इसलिए तो रुक रहा हूँ, अभी रुक जाते हैं। अब चिंता मत करो, सोल्यूशन के सीट से हो जाएगा। सोल्यूशन सीट चाहिए ना, वो सेंटर से मिलेगा अपन को, मेरे ख्याल से इस वीक में मिल जाएगा। आ गया है शायद, सेंटर पे आ रहा है, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, ऑफिस नहीं खुल पा रहा। चलो ठीक है, राइट, थैंक यू।